गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज के सेशन में हम लोग हेलो एल्किन हेलो एरिन के सेशन में हम लोग आज प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी रिएक्शन विद एक्सेस अमोनिया। अमोनिया था कि अल्काइल हैलाइड, एक्सेस अल्काइल हैलाइड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले SN2 मैकेनिज्म पर बेस्ड, SN2 रिएक्शन पर बेस्ड एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस। हेडिंग डालिए। विलियमसन synthesis. It follows SN2 mechanism. Follow SN2 mechanism. It is used in preparation of symmetrical and unsymmetrical and unsymmetrical ईथर। हम क्या करेंगे, हम लेंगे कोई एल्काइल हैलाइड, लेकिन इस एल्काइल हैलाइड की खास बात यह है इट मे बी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी एल्काइल। अगर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होगा तो क्या कौन सी रिएक्शन देगा, SN1। तो हम कौन सी देंगे, या तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेंगे या तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और इसका ट्रीटमेंट करेंगे RONA। और मैकेनिज्म कौन सी है, SN2। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ROR, दैट इज ईथर, और साथ में बनेगा Na। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, और यहाँ पर ये जो एल्काइल हैलाइड है, क्या है, एल्काइल हैलाइड, याद रखिएगा। एरोमेटिक नहीं है, हेलो एरीन नहीं है, एलिफैटिक है। क्या है, एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड देगा, लेकिन एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड रिएक्शन नहीं देगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सारी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, दैट इज C2H5Br, और इसको ट्रीट किया हमने C2H5O। प्रोडक्ट बता देगा कोई, क्या बनेगा, डाई एथाइल ईथर। क्या बनेगा, दैट इज C2H5OC2H5, और साथ में क्या बनेगा, NaBr। दिस इज डाई एथाइल ईथर, और ये कैसा होता है, NH30 होता है। कैसा होता है, NH30। मेरी बात समझ में आ गई। अगला करें, चलिए हमने ट्रीट किया
C2H5Br को CH3ONA के साथ क्या कोई प्रोडक्ट बता सकता है? IUPAC के साथ बताइएगा, कॉमन नेम तो बताइएगा, कॉमन नेम ही बता दीजिए। तो मुझे लगता है प्रोडक्ट बनेगा दैट इज C2H5OCH3, साथ में बाई प्रोडक्ट है दैट इज NaBr। इसको क्या कहेंगे? एथाइल मेथाइल ईथर। कोई IUPAC बता सकता है? हाँ अवनीश, इसका IUPAC बता बेटा। ईथर की IUPAC में क्या यूज़ करते हैं, कौन सा टर्म? एल्कोक्सी एल्केन, छोटा वाला हमेशा ऑक्सी, दैट इज मेथॉक्सी ईथेन। अभी आप लोगों को IUPAC पढ़ाया था कुछ समय पहले, तो आप देखिए कि कंटेंट को रिवाइज करना और बार बार उस पर जो है क्वेश्चंस लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर्स में उनकी ज़रूरत पड़ती है, इंटर रिलेटेड होते हैं, बच्चे यहीं पर फेल करते हैं। जिस समय वो उस टॉपिक को पढ़ते हैं उस समय उनको आता है, बाद में भूल जाते हैं। तो हमें हर चीज़ को कई बार रिपीट रिवाइज करना है। चलिए प्रोडक्ट बताइए। आगे कौन बैठा है, क्या नाम है आपका? शौर्य। शौर्य आंसर बताइए इसका। शौर्य नहीं बता पाएंगे तो कौन बताना चाहेगा? चलिए आयुषी आप बताइए बेटा। आयुषी खड़े हो जाता हूँ। इस टॉपिक को विलियमसन सिंथेसिस पढ़ाया, खोलो पेज इसके पहले वाला, अभी तो लिखवाया है, खुला है वही पेज, विलियमसन सिंथेसिस यहीं से लिखा है। जरा जरा उसमें पढ़ो कि क्या कौन सी एलिफैटिक अमीन केवल दे सकते हैं। ये एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है? एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड, एनी प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड है। ये क्या है, एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है? एरोमेटिक है, ठीक है। और क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? कौन पार्टिसिपेट करेगा? एलिफैटिक, दैट इज ओपन चेन। ये क्लोज चेन है तो रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन, बिकॉज ये क्या है, एरोमेटिक, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। चलो अब ये फिर से अगला क्वेश्चन तुम ही से पूछ रहे हैं, तभी बैठोगी जब तुम सही बताओगी, याद रखना। खड़े हो गए, बताओ, खड़ी रहो, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाँ शौर्य, तुमसे पहले पूछा था, तुम भी नहीं बता पाए, तुम भी खड़े हो जाओ, आंसर बताओ। नो रिएक्शन। शौर्य के पीछे जो है, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। क्या प्रोडक्ट बनेगा? नोट्स खोलिए वापस से। क्या क्या मैंने जो आपका रिएजेंट है CH3ONA या ये सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड कोई बात बोली थी, कोई कंडीशन लिखवाई है क्या? नहीं लिखवाई है, बिल्कुल नहीं लिखवाई है। तो यहाँ पर लिखो, तो इसका मतलब ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पर लिखो आर, इट कैन बी एलिफैटिक और एरोमेटिक एंड इवन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो अच्छी बात है। तो कैसे आपने बता दिया नो रिएक्शन? आप इंफॉर्मेशन को ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जितनी इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो करिए, अननेसेसरी चीज़ें फॉलो करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो क्या प्रोडक्ट बन गया? ओ
इसको कहते हैं भैया क्रिसॉल। क्या कहते हैं? क्रिसॉल। और बाई प्रोडक्ट तो है ही है, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूं। अगला क्वेश्चन जो पहले बताएगा वो बैठ जाएगा। लगातार 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन जो पहले बताएगा और सही निकला तो बैठ सकता है। द क्वेश्चन इज C2H5Br और इसका ट्रीट किया C6H5ONa के साथ, और ये रहा रिएक्शन। C2H5O C6H5 और चलो बैठ जाओ आप। इसको क्या कहते हैं? इसका कॉमन नेम है फेनिटॉल। चलिए फिर से एक मौका। द क्वेश्चन इज, आपको ये बताना है इसमें ईथर बनेगी कि नहीं बनेगी। चलिए क्या प्रोडक्ट बनेगा? ईथर बनेगा, नहीं बनेगा, रिएक्शन होगी नहीं होगी? ठीक है, कौन बताना चाहेगा? जो 2 बच्चे खड़े हैं उनमें से। आप कॉपी दिखाना चाहें तो कॉपी भी दिखा सकते हैं, अगर आप नाम नहीं ले पा रहे हैं तो। कॉपी दिखा। C4H9H9 कहाँ से विद स्ट्रक्चर बना लिए होते? आज आप खड़े रहेंगे पूरी क्लास। आप लाइए सर। क्यों हमने आपको खड़ा करा है, क्या रीज़न है? ये तो आप तो बेटा, आपको तो टेबल के ऊपर खड़ा करना चाहिए। डबल बॉन्ड O बना दिया, मतलब कीटोन बना दिए, तुम तो और ही महान हो। जाओ वहाँ खड़े हो, खड़े रहो तुम भी। चलो तुम बताओ, तुमको जो पहले मैंने तुम्हारा काटा, क्या रीज़न रहा होगा काटने का? ईथर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? जरा नोट्स को खोलो, और रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए? एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी। क्या यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी है कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड है? तो आप बैठ सकते हैं, आपको बैठना चाहिए। आप इतना सा दिमाग, अभी इसके पहले इसी वजह से बच्चा खड़ा हुआ आपके आगे वाला, उसके बावजूद आप जो है इस चीज़ को इग्नोर करते हुए सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तरीका सही है? इतना छोटा सा, इतनी छोटी सी चीज़ भी अगर आप रिटेन नहीं कर रहे हैं तो गलती ये आपके दिमाग में ये आदत बन गई है आप लोग की। ये तो गलत नहीं कर सकते थे, इतना तो बता सकते थे कि सर ईथर तो नहीं बनेगा, ये तो बता ही सकते थे। नो रिएक्शन आप बोलते तो मैं मान लेता, लेकिन आप लोगों ने तो बिल्कुल कंसीडर ही नहीं किया। तो आप सोचिए आपका दिमाग का स्टेटस क्या है, किस माइंडसेट से आप बैठ रहे हैं क्लासरूम में। लिखते समय आपने लिखा था प्राइमरी और सेकेंडरी एलिफैटिक या एरोमेटिक होना चाहिए, एलिफैटिक लिखा था, एरोमेटिक भी नहीं लिखा था। और ये टर्शरी एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड आप लिख रहे हो। बात समझ रहे हैं कि ये जो इतना लाइट माइंडसेट के साथ आप बैठेंगे तो कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वजह करिए, जो सबसे जल्दी सेलेक्ट होना चाहता है उसको ये होना चाहिए कि मुझे एक ही अप्रोच में क्वेश्चन आना चाहिए। उसके बाद मैं गलती करूँगा तो मैं एक बार सीखूंगा, उसके बाद मुझे दोबारा गलती नहीं करनी है, तीसरी अप्रोच पे जाना है। जब आप माइंड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तब आप जो है सीखेंगे, नहीं तो आपका दिमाग इसी आदत में रहेगा, अरे इस बार गलती की अगली बार नहीं करेंगे, अगली बार गलती की इसके बाद नहीं करेंगे। ये आदत नहीं होनी चाहिए। एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिटेन करने की कोशिश करिए, अगली बार उसका अप्रोच करिए। चलिए यहाँ पर क्योंकि ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो ये ईथर तो नहीं बनाएगा। यहाँ पर एक स्पेशल तरीके की रिएक्शन होती है जिसको कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन।
डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है, कौन सी रिएक्शन? अच्छा एक बार बताना, इधर देखिए, इस कार्बन पर, ये जिस कार्बन से लगेगा उसको अल्फा, और उसके बाद वाले कार्बन क्या कहते हैं? बीटा। कोई भी बीटा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं इस, तो यहाँ पे कहेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और हकीकत तो ये है अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? तो अल्फा से क्या जाएगा? हैलोजन, और बीटा से क्या जाएगा? हाइड्रोजन। बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। अब यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3, और ये देखो, ये CH3 से एक हाइड्रोजन हटा दोगे और यहाँ से हैलोजन हटा दोगे तो क्या होगा? CH2। तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या लाना होगा? डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन। क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्कीन। तो क्या सीखा आज के इस टॉपिक पे कि अगर प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और एलिफैटिक है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ईथर। और अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्कीन, वो भी एलिफैटिक। अगर टर्शरी एरोमेटिक है तो कुछ नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड है तो कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? चलिए लिखिए। तो एक बात बताओ, एक बात मेरा सवाल है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड ये रिएक्शन देगी कि नहीं देगी? एराइल मतलब एरोमेटिक रिंग। अरे बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन लगा दो तो क्या बन गया? एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड, दैट इज एराइल हैलाइड। देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। नोट करो एक पॉइंट, लिखो एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड do not give Williamson synthesis due to resonance stabilization of कार्बन हैलोजन बॉन्ड। एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो टर्शरी एल्काइल हैलाइड गिव डिहाइड्रो हैलोजिनेशन एंड फॉर्म क्या बनाएगा? एल्कीन। क्या बनाएगा? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ओके, अब देखिएगा, खाली बात को समझिएगा। हमने इसका ट्रीटमेंट किया RONA, इसका भी ट्रीटमेंट किया और इसका भी ट्रीटमेंट किया।
यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, ईथर। यहाँ भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर। लेकिन साथ में यहाँ पर मुझे एल्कीन भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट। मतलब हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर। पढ़ हम जरूर रहे थे पीछे, लेकिन यहाँ पर एल्कीन भी बनता है और आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कीन, खाली जानते रहिए। और टर्शरी एल्काइल हैलाइड में एल्कीन बनेगा। ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक्सट्रीम कंडीशन में क्वेश्चन जब आते हैं तब ऐसे आते हैं। जनरली क्वेश्चन में आपको क्या बनाना होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड देखते ही ईथर ही दिखेगा ऑप्शन में, बट एक्सट्रीम लेवल पर कहीं एक्सेप्शनली पूछे तो ये भी जान लीजिए कि एल्कीन भी बनता है। ओके, चले आगे बढ़ जाएं, हेडिंग डालिए। अच्छा, ये वाले में खासियत क्या थी, सिमेट्रिकल ईथर भी बन रहा था और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन रहा था। लिखिए, रिएक्शन विद ड्राई Ag2। अब आपने क्या किया, 2 एल्काइल हैलाइड लिया और इसको ट्रीट किया ड्राई Ag2O के साथ, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, चलिए समझो, इसको समझो इस तरीके से। देखो क्या लिखा है, मतलब 2 बार RX लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली आप देखो 2 RX है और उसमें से क्या देखना, प्रोडक्ट बनना। प्रोडक्ट देखिए, बात समझ में आ रही है कि पूरा डायग्रामेटिकली दिखाऊं बना के, समझ में आ रही कि बना के दिखाऊं। एक RX है, फिर एक देख लो, अच्छा देख लो, यहाँ पर 2 से ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ऐसे ब्रेक हुआ, ये ऐसे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर बना ROR और यहाँ 2 सिल्वर आए, 2 सिल्वर, एक सिल्वर एक हाइड्रोजन, एक सिल्वर एक हाइड्रोजन। अब समझ में आया, हाँ या ना? चलो, ये तो था जब हमने सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड लिया तो हमारा एक ही प्रोडक्ट बना, और वो कैसा ईथर बना, सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन अगर हमने चले आगे बढ़े, आया ना, अगर हमने अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड ले लिया, जैसे हमने एक ले लिया ये और एक ले लिया हमने और इसका ट्रीटमेंट हमने किया ड्राई Ag2O के साथ, तो आपको पता है प्रोडक्ट कैसा बनेगा, हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ 3 ईथर। अब मेरी बात को समझिएगा, अब 1-2 मॉलिक्यूल तो नहीं लोगे, जब भी लोगे 1 मोल लोगे, कुछ क्वांटिटी में लोगे ना। अब जब कुछ क्वांटिटी में लोगे तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ही अल्काइल हैलाइड होंगे, जैसे मान लो ये वाला, ये एक ही होगा, कई सारे होंगे, ये भी एक होगा, कई सारे होंगे। चलो अब समझ रहे हो, तो अब यहाँ सीखोगे। एक बार आपने लिया ये और ये ले लिया, ठीक है, तो ये हो सकता है और भी हो RX, ये भी हो सकता है R' X और हो, ऐसा भी हो सकता है RX और R' हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। एक बार रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, एक बार रिएक्शन हुई इन दोनों के बीच में, इसके बीच में, तो प्रोडक्ट बना ROR। समझ रहे हैं ना, हाँ कि ना? एक बार रिएक्शन हो गई इत्तेफाक से इन दोनों में, और एक बार रिएक्शन हो गई इत्तेफाक से यहाँ आपने ले लिया Ag2, तो ये और ये आपस में रिएक्ट करे तो क्या बना, R' O R',
और यहाँ पर जब Ag2O आ गया तो ऐसा बनेगा ROR डैश। तो ये दोनों तो सिमेट्रिकल है, ये वाला सिमेट्रिकल है, ये वाला भी सिमेट्रिकल है, लेकिन ये वाला क्या है, अनसिमेट्रिकल। बात समझ में आ रही है? तो 3 तरीके का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्या मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूं? तो ये अच्छा चीज तरीका है कि वेस्ट है, वेस्ट है ना। आपको पता चला चाहिए डाई एथाइल ईथर, तो वहाँ बन रहा है एथाइल मेथाइल ईथर भी, डाई मेथाइल ईथर भी बन रहा है, और एथाइल डाई एथाइल ईथर भी बन रहा है। तीनों, फिर तीनों को अलग करो, फिर तीनों को अलग करो, तो यहाँ पर बनेगा ROR, यहाँ बनेगा RO R डैश, और क्या बनेगा R डैश O R डैश। ये वाला अनसिमेट्रिकल, ये वाला सिमेट्रिकल, और ये वाला भी सिमेट्रिकल। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? लिखो दैट्स वाई दैट I डॉट E लिखते थे ना, reaction is not suitable for the filtration of unsymmetrical ether। मतलब अगर मुझे एथाइल मेथाइल ईथर बनाना है तो मैं विलियमसन सिंथेसिस वाला मेथड यूज करूंगा कि ये वाला मेथड ड्राई G2O विलियमसन। गुड। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, डाई मेथाइल ईथर, डाई एथाइल ईथर, एथाइल मेथाइल ईथर, 3 मिल जाएंगे। ये वेस्ट है। बात समझ में आ गई? चलिए, क्या टाइम हो रहा है जरा बताइए। 7:21। अभी बहुत टाइम है, 8 बजे तक। आज बात हुई थी 8 बजे तक की। बैठ जाइए आप लोग, पानी लो बेटा। कोई क्वेश्चन सही बता रही थी क्या तुम? पैसे मिल गए। पैसे मिले? अरे मैं घर से आए। अच्छा, अच्छा, आज तुम्हारी बहन का बर्थडे है, जिसका सौम्या का, तो तुम्हारी बहन आंटी की लड़की का। अच्छा, पार्टी करने के लिए पैसे दिए। वो भी यहीं रहती है क्या? नहीं, छोटी है अभी, बहुत छोटी है। अच्छा, खुशी में। अच्छा, क्या बात है। तो भी दिए नहीं, तो पहली बार दिया, ऐसा लग रहा है क्या हो गया। बेटा, तुमको तुम्हारे अंकल ने पैसे दिए, मेरे अंकल ने मेरे बचपन में पैसे ले लिए थे, तो मुझे आज तक याद है। मेरे अंकल ने मुझे बचपन में मेरे 200 रुपये ले लिए थे बैट के नाम पे, वो मुझे आज तक याद है। हेडिंग डालिए एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए एलिमिनेशन, अभी हम लोगों ने देखा था, एक एलिमिनेशन देखा था, बीटा एलिमिनेशन देखा था ना, अल्फा बीटा जिसको कहे थे हम। अब देखो एलिमिनेशन क्या हो सकता है, 2 जगह से हो सकता है। एक तो हो सकता है अल्फा एलिमिनेशन, एक हो सकता है अल्फा एलिमिनेशन, और दूसरा हो सकता है आपका बीटा एलिमिनेशन।
अल्फा एलिमिनेशन की जब हम बात करते हैं, लाइक हमने लिया क्लोरोफॉर्म और इसको ट्रीट किया अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया, क्या मिला? डाइक्लोरोकार्बन। दूसरा एग्जाम्पल है लाइक CH3CH2Cl, तो ये वाला कौन सा कार्बन? अल्फा, और ये वाला कौन सा कार्बन? बीटा। यहाँ पे भी एलिमिनेशन हुआ। यहाँ से ये हटा और यहाँ से, तो प्रोडक्ट बना CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बीटा एलिमिनेशन बोलो या अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलो, एक ही बात। तो लिखो रिमूवल ऑफ वन एटम और ग्रुप फ्रॉम, रिमूवल ऑफ वन एटम और ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड अदर एटम, और ये एटम जनरली क्या होता है बताइए? क्या होता है? हाइड्रोजन, फ्रॉम बीटा कार्बन। एग्जाम्पल लिखिए, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, दैट इज। दूसरा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तीसरा डिहैलोजिनेशन। रिमूवल ऑफ HX, यहाँ पे रहता है -HX, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन -H2O, और यहाँ पर क्या हो रहा है? -X2। समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? चलो अब देखो डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में भी एक तो ये क्लासिफिकेशन है, एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें हम कहते हैं E1 E2। क्या कहते हैं? E1 E2। लिखो, पहले एक नोट लिख लो, लिखो डिहाइड्रोजिनेशन is oxidation process। फिर से back to elimination reaction, back to elimination reaction।
अब एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी दो तरीके की है, एक है आपकी E1 और एक है आपकी, इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, और ये वाला है बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। This is two-step mechanism, and this is single step mechanism. ओके, यहाँ पर कौन सी का, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकैटायन, और यहाँ पर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है। क्या तुम लोगों को कहीं थोड़ा थोड़ा ये SN1 SN2 नहीं लगा? लगभग चीज़ें उसी तरीके से। नो, जब याद हो तब तो नो रिएक्शन इंटरमीडिएट, कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता। यहीं पे केवल यही एक टॉपिक है, यही एक पार्ट है जहाँ पर SN1 SN2 और E1 E2 अलग हो जाते हैं, वो है रिएक्टिविटी ऑर्डर। दोनों जगह पे आता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 to 1 इसलिए है क्योंकि कार्बोकैटायन का भी स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये बात तो यहाँ पे समझ में आती है, यहाँ पर ये बात तो समझ में आती है, यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मुझे लगता है ये सिंबल तो आपको आता ही होगा, इतना तो आपको अब हमेशा याद ही होगा कि C के ऊपर प्लस में लिखता हूँ तो इसका मतलब कार्बोकैटायन की बात करता हूँ। और यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? मैंने आपको क्या पढ़ाया? डिहाइड्रोजनेशन के बारे में बताया, और मैंने आपको बताया एलिमिनेशन रिएक्शन का एक दूसरा क्लासिफिकेशन E1 और E2। यहाँ तक हो गया? हेडिंग डालिए डिहाइड्रोजनेशन। that is माइनस, यहाँ पर
जो डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट है वो है अल्कोहलिक KOH, दूसरा क्या ले सकते हैं NaNH। चलो, तो आप लोग को तो मुझे लगता है याद भी होगा, हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, बीटा कार्बन से, और अल्फा से क्या निकलेगा, हेलोजन। तो देखिए CH3 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ CH2Cl। तो ये वाला भैया अल्फा है, ये वाला बीटा, ये यहाँ से अलग, ये आपने इसको ट्रीट किया अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH। दूसरा क्या हो सकता है CH3 CH2। अब देखिएगा ये मज़ेदार है CHCl CH3 और सेम रिएक्शन। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन सकता है, तो कहेंगे सर ये वाला तो अल्फा हो गया, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है। अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। और अगर आपने यहाँ से हटाया तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यहाँ प्राइमरी पे कौन ज़्यादा स्टेबल, ये। तो यहाँ लिखिए ब्यूट 2-इन या 2-ब्यूटीन, ये क्या है मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या है 1-ब्यूटीन। तो कैसा होगा माइनर प्रोडक्ट। दोनों बनेगा लेकिन ज़्यादातर 80% कौन बनेगा 2-ब्यूटीन, और 20% क्या बनेगा 1-ब्यूटीन। बात समझ में आ गई। अच्छा, ज़्यादा स्टेबिलिटी का ये जो इसमें मेजर और माइनर में कैसे डिसाइड किया, कोई मुझसे बता सकता है। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड किया, सेट-जेफ रूल से। कौन सा रूल, सेट-जेफ रूल, आपको पीछे पढ़ाया है। जब आप जा करके देखिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़िएगा या GOC IPAC पढ़ेंगे तो पूरा उसमें मैंने आपको सेट-जेफ रूल वगैरह सब कुछ पढ़ाया है। तो लिखो more stable alkene is major product। कौन सा रूल, सेट-जेफ रूल, ठीक है, हाँ या ना। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसमें मैं मेजर प्रोडक्ट पूछूंगा। क्या पूछूंगा, मेजर प्रोडक्ट। 2 क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टू क्लोरोब्यूटेन।
चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।